24 मार्च 2020 रात के 8 बजे पूरा भारत अपने टेलीविजन के सामने बैठा था। किसी को भी नहीं पता था कि अगले कुछ ही मिनटों में एक ऐसा फैसला होने वाला है जो इस देश की आजादी के बाद का सबसे बड़ा फैसला होगा। एक ऐसा फैसला जो एक दिन पहले लिया जाता तो शायद लाखों लोग बच जाते, और अगर एक दिन बाद लिया जाता तो शायद यह देश उस तबाही को देखता जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह कहानी उस फैसले की है जब दिल्ली के साउथ ब्लॉक के बंद कमरों में एजेंसियां एक दूसरे से लड़ रही थी, डेटा झूठ बोल रहा था और एक आदमी के कंधों पर 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जिंदगी टिकी हुई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह कहानी है उस रात की जब भारत रुक गया। फरवरी 2020 का अंत था। दुनिया में एक अजीब सी बेचैनी थी। चीन के वुहान शहर से एक खबर आई थी, एक नया वायरस SARS-CoV-2। लेकिन भारत में ज्यादातर लोगों ने इसे एक दूर की मुसीबत समझकर नजरअंदाज कर दिया। अखबारों में खबर आ रही थी, लेकिन वो खबरें किसी और देश की लग रही थी। दिल्ली में उन दिनों मौसम खूबसूरत था, सर्दी जा रही थी और वसंत आ रहा था। लेकिन दिल्ली के कुछ दफ्तरों में, खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय में, एक अजीब सी घबराहट पसरने लगी थी। 30 जनवरी को भारत में पहला कोविड-19 केस आया था। केरल में एक छात्र जो वुहान से लौटा था। उस वक्त WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। लेकिन उस वक्त भी दिल्ली के बड़े दफ्तरों में चाय की चुस्कियों के बीच इसे मैनेजेबल कहा जा रहा था। यह पहली गलतफहमी थी और यह गलतफहमी बहुत महंगी पड़ने वाली थी। मार्च का पहला हफ्ता, यूरोप जल रहा था। इटली में अस्पताल भर गए थे, डॉक्टर बाहर खड़े होकर रो रहे थे। स्पेन में लाशें गिनी जा रही थी। अमेरिका में अड़कम मचा था। और भारत में उन दिनों दिल्ली के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के पास एक बड़ा जमावड़ा था। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम 24 फरवरी को, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हाथ मिलाए गए। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर लोकतंत्रों के नेता एक दूसरे के साथ मुस्कुरा रहे थे। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि यह वायरस उस भीड़ में भी था। मार्च के दूसरे हफ्ते में दिल्ली के अंदर एक अलग ही तरह की हलचल शुरू हुई। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वैज्ञानिक रात भर जाग रहे थे। उनके सामने जो डेटा था वो डरावना था, लेकिन वो डेटा अधूरा भी था। भारत में टेस्टिंग बेहद कम थी। जितने कम टेस्ट उतने कम केस दिखते थे, लेकिन वायरस उतना ही फैलता रहता है। यह एक खतरनाक झूठ था और हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। ICMR के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था, हम अंधेरे में तीर चला रहे थे। हमें पता था कि वायरस है और वो तेजी से फैल रहा है, लेकिन कितना और कहां फैल रहा है यह हम नहीं जानते थे। यह अनिश्चितता यही असली दुश्मन था। 12 मार्च 2020 WHO ने कोविड-19 को आधिकारिक तौर पर पेंडेमिक घोषित कर दिया। यह वो पल था जब दिल्ली के गलियारों में एक जलजला आया। अब यह दूर की आग नहीं थी, अब यह दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उसी दिन प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में एक बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ICMR, NITI आयोग सब एक मेज पर थे और सबके पास अलग अलग रिपोर्टें थी। ICMR कह रहा था, तुरंत कड़े कदम उठाने होंगे। वायरस की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रोकना होगा। अगर नहीं रोका तो अप्रैल के अंत तक लाखों केस हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय कह रहा था, रुकिए, अगर अभी पूरी इकोनॉमी बंद कर दी तो जो तबाही होगी वो वायरस से भी ज्यादा जानलेवा होगी। करोड़ों लोग काम खो देंगे, भूखमरी आएगी, सप्लाई चेन टूट जाएगी। गृह मंत्रालय के सामने एक और समस्या थी, कानून व्यवस्था। अगर अचानक लॉकडाउन लगाया गया तो क्या होगा? 130 करोड़ लोग, उनमें से 40 करोड़ लोग प्रवासी मजदूर, करोड़ों लोग जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनका क्या होगा? 3 मंत्रालय, 3 अलग तस्वीरें और एक फैसला जो लेना था। उन दिनों PMO में एक नाम बार बार सुनाई देता था, डॉक्टर VK पॉल, नीति आयोग के मेंबर हेल्थ। एक शांत गंभीर इंसान जो डेटा की भाषा बोलता था। उनके सामने जो मॉडल थे वो रूह कांपने वाले थे। अगर भारत में वायरस को बिना रोके फैलने दिया तो क्या होगा? मॉडल बताते थे कि अप्रैल के मध्य तक भारत में 8 लाख से ज्यादा केस हो सकते थे, मई तक 25 से 30 लाख, और अगर हर्ड इम्यूनिटी के रास्ते पर चलते तो करोड़ों संक्रमण और लाखों मौतें। भारत में उस वक्त 17,000 से भी कम ICU बेड थे, वेंटिलेटर थे 40,000 से कम, डॉक्टर और नर्सें PPE के बिना, एक अदृश्य दुश्मन कोविड वायरस के सामने। यह कोई जंग नहीं थी, यह एक नरसंहार होता। लेकिन दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही लड़खड़ा रही थी। 2019 से 20 में GDP ग्रोथ रेट 4.2% तक गिर चुकी थी। बेरोजगारी पहले से ऊंची थी। छोटे कारोबार पहले से तनाव में थे।
और अब लॉकडाउन। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने जो आंकड़े रखे वो भी कम डरावने नहीं थे। एक पूर्ण राष्ट्रीय लॉकडाउन में हर दिन भारत को लगभग 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता। फिर वो तस्वीरें जो हम सब जानते हैं जो बाद में आई, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते मजदूर, बच्चों को कंधे पर उठाए, भूखे थके हुए, वो तस्वीरें कोई एक्सीडेंट नहीं थी। वो उस असंभव फैसले का नतीजा थी जो कभी भी सही नहीं हो सकता था। 19 मार्च 2020 प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को पहली बार संबोधित किया। उन्होंने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक एक स्वैच्छिक कर्फ्यू। लेकिन यह सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं था, यह एक ट्रायल रन था, एक तरीका था यह देखने का कि क्या यह देश एक साथ रुक सकता है, क्या 130 करोड़ लोग एक आवाज पर घर के अंदर रह सकते हैं। उस दिन जो हुआ उसने पीएमओ को चौंका दिया। भारत रुक गया, सड़कें खाली हो गई, बाजार बंद हो गए, ट्रेनें रुक गई और शाम को 5 बजे पूरे देश में थाली बजी, तालियां बजी। 1 अरब से ज्यादा लोगों ने एक साथ एक आवाज में कहा, हम यहाँ हैं और हम साथ हैं। पीएमओ में जो लोग बैठे थे उन्होंने एक बात समझी, यह देश एक साथ रुक सकता है। इसका मतलब था एक संपूर्ण लॉकडाउन मुमकिन है। लेकिन अब सवाल था कब, और यहाँ शुरू हुई वो असली जंग जो कैमरे के सामने नहीं लड़ी गई। ICMR और स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना था, हर दिन की देरी का मतलब है हजारों और संक्रमण। वायरस नहीं रुकता, इसलिए हमें रुकना होगा। वित्त मंत्रालय और कुछ आर्थिक सलाहकारों का कहना था, कम से कम 1 हफ्ते की तैयारी दो, लोगों को घर पहुँचने दो, दुकानदारों को सामान इकट्ठा करने दो, ट्रक ड्राइवरों को सेफ पैसेज दो। अगर अचानक बंद किया तो सप्लाई चेन टूट जाएगी। गृह मंत्रालय की चिंता थी, अगर प्रवासी मजदूरों को पहले से पता चल गया तो वो लाखों की संख्या में शहरों से निकलेंगे, ट्रेनों में, बसों में, पैदल, और अगर उनमें से एक भी इन्फेक्टेड है तो वायरस गांव-गांव पहुंच जाएगा। भारत के गांव में जहां अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, यह एक ऐसा जाल था जिसका कोई सही रास्ता नहीं था। 23 मार्च की शाम दुनिया के बाकी देश अपने अपने फैसले ले रहे थे। यूके ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, फ्रांस पहले से बंद था, इटली में तो हालात इतने बुरे थे कि सेना सड़कों पर थी। अमेरिका में ट्रंप अभी भी कह रहे थे यह फ्लू जैसा है, घबराने की जरूरत नहीं। भारत में उस रात करोड़ों लोग सो रहे थे बेखबर। उन्हें नहीं पता था कि उनकी दुनिया अगले 24 घंटे में पलट जाने वाली है। लेकिन दिल्ली में किसी की नींद नहीं थी और 24 मार्च रात के 8 बजे टेलीविजन पर वो जाना पहचाना चेहरा आया, सफेद कुर्ता, गंभीर चेहरा और आंखों में एक ऐसी थकान जो शायद देश ने पहले कभी नहीं देखी थी। मोदी जी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात 12 बजे से पूरे देश में 21 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन। लेकिन जो उस रात के बाद हुआ वो किसी ने प्लान नहीं किया था। रात के 12 बजते दिल्ली, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद के बस अड्डों पर भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ एक सवाल है जो आज भी जवाब मांगता है, क्या लॉकडाउन का तरीका अलग हो सकता था? क्या प्रवासी मजदूरों के लिए पहले से कोई प्लान होना चाहिए था? क्या 4 घंटे का नोटिस काफी था एक ऐसे देश के लिए जिसकी 40% आबादी रोज कमाकर रोज खाती है? इन सवालों के जवाब आज भी बहस में है। लेकिन एक और सवाल है जो उतना ही जरूरी है, अगर लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो क्या होता? अगर भारत में लॉकडाउन नहीं होता तो वायरस उसी रफ्तार से फैलता जिस रफ्तार से यूरोप में फैला था, और मई 2020 तक भारत में 2 से 3 करोड़ केस हो सकते थे। जून 2020 में सबसे पहले पेज का लॉकडाउन खत्म हुआ। इंडिया ने हिसाब लगाया, जीडीपी उस क्वार्टर में 23.9% गिरी, आजाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, छोटे कारोबार बंद हो गए और वायरस वो रुका नहीं था। अगर पहला लॉकडाउन नहीं होता तो दूसरी लहर 2020 में ही आ जाती, जब कोई वैक्सीन नहीं थी, जब कोई तैयारी नहीं थी, जब दुनिया में कोई नहीं जानता था कि वायरस से कैसे लड़ना है। उस लॉकडाउन ने भारत को वक्त दिया, अधूरा, महंगा, लेकिन वक्त दिया। इस समय सभी ने एकजुटता बनाए रखी। गाँव में लोगों ने खाना बांटा, NGOs ने पैदल चलते मजदूरों को रोका, सबको खाना खिलाया, पुलिस वालों ने ड्यूटी की, डॉक्टरों और नर्सों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की देखभाल की। यह भारत था, टूटा हुआ, लड़ता हुआ पर जिंदा। उस रात 1 अरब 40 करोड़ लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए। रात 12 बजे देश की सड़कें खाली हो गई। शायद आजादी के बाद पहली बार पूरा देश एक साथ रुका और उस खामोशी में एक देश ने सांस ली और जिंदा रहा। इतिहास की सबसे बड़ी गलती यह नहीं होती कि हम गलत फैसला लेते हैं, सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम उन लोगों को भूल जाते हैं जो उस फैसले की कीमत चुकाते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है भारत का एक ऐसा जवान ऑफिसर भी था
जिसने पाकिस्तान में घुसकर बिना किसी हथियार के जलालुद्दीन को खत्म कर दिया। जलालुद्दीन एक ऐसा नाम जिसके पीछे 3 शहरों में बेकसूर लोगों का खून है। अगर आप जानना चाहते हैं ये कैसे मुमकिन हुआ तो ये वीडियो जरूर देखें।